पॉलिटी का जो क्लास चल रहा था उसमें हम लोग सभी 22 भाग किस प्रकार से है सीक्वेंस वाइज याद कर लिए थे। अनुसूची भी हम लोग जितने हैं सभी याद कर लिए थे। अब पॉलिटी का क्लास हमारा कैसे होगा ये पहले से आप सभी लोग समझते रहेंगे। अब पॉलिटी में भाग वाइज आपका क्लास हो, मतलब भाग 1, फिर भाग 2, भाग 3। पहला भाग क्या है, उसमें कौन कौन अनुच्छेद है, दूसरा भाग क्या है, कौन कौन अनुच्छेद है, इस तरह से डिटेल 22 भाग का क्लास लेंगे। पूरे आपका पॉलिटी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो पॉलिटी एकदम सिस्टमैटिक करने के लिए आपको इसके पहले हमने काफी बेस बनाया और उसी का आप उपयोग करेंगे। तो आज का क्लास अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिटी हम लोग को किस रूप में पढ़ना है, यानी भाग वाइज केवल बढ़ते जाएंगे, पॉलिटी को बढ़िया हो जाए। और चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करें। हमारे संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 1 यहीं से आपका आज पहला भाग प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें सभी लोग जानते हैं कि भाग 1 में किस चीज का वर्णन है, ये सबको मालूम है। चार रिवीजन मार लीजिए। भाग 1 में बताए थे संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 2 जब चले थे तो नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 जब चले थे तो उनके मौलिक अधिकार तो नीति निदेशक तत्व की चर्चा है। और उसी में 4 में मौलिक कर्तव्य की बात चल रही थी। जब इस 4 तक कंप्लीट होंगे तो फिर 4 हम लोग सुनेंगे और एक एक करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। यानी सभी बच्चों का ये क्लियर है कि हमारे संविधान के भाग 1 में किस चीज की चर्चा है, तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है का मतलब कोई भी हमारे देश में जो राज्य होगा, कैसे भारत संघ बना है, किस राज्य को कैसे नाम बदल सकते हैं कि नहीं, कौन राज्य का नाम बदल सकता है, तमाम चीजों पर हम लोग डिस्कशन इसी में करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र पर। और आप सभी लोग जानते हैं कि भाग 1 का विषय है संघ और राज्य क्षेत्र। और भाग 1 में हमारे जो अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं, ये सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ये चारों का संबंध सिर्फ इसी से है, संघ और राज्य क्षेत्र से वर्णन है। तो हम लोग को एकदम पचते जाना चाहिए। आज का क्लास एकदम सुनेंगे, अनुच्छेद भी एकदम याद, भाग भी याद, भाग 1 एकदम लगे कि सब दिमाग में एकदम तैर रहा है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। जिस समय हमारा भारतवर्ष को अंग्रेजों ने आजाद किया था, उस समय अलग अलग कई राज्य हुआ करते थे। बंबई एक राज्य था जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक सब शामिल क्षेत्र भी हम लोग देखेंगे। तो कई प्रकार के जो राज्य थे वो अभी के अनुसार नहीं थे। इन राज्यों का विभाजन कैसे हो सकता है, कौन कर सकते हैं, राज्य का नाम कैसे परिवर्तन हो सकता है, भारत में राज्य की क्या स्थिति होगी, इसी की चर्चा हमारे अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 हम लोग पहले सुनेंगे, फिर हम लोग अनुच्छेद 2 सुनेंगे, फिर हम लोग अनुच्छेद 3 सुनेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 4 सुनेंगे। आज के क्लास में आपका चारों अनुच्छेद एकदम स्पष्ट हो जाएगा और इसी भाग के सहारे हम लोग अनुच्छेद सुनेंगे। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा उसमें 2-3 स्टार लगा देंगे, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। 2-3-4 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सभी लोग को कम से कम अनुच्छेद 1 कम से कम सबको याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 2-3-4 समझ लेंगे, याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, वह राज्यों का संघ होगा। देखिए आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दे कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक बार आप मन से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सर कुछ भारी नहीं लगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है और हमारा अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। यानी एक पहला अनुच्छेद से हमें 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो पाता है। पहला तो हमारा स्पष्ट हो पाता है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश में किस नाम का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, और दूसरा हमारे देश में शासन का स्वरूप क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ये शासन के स्वरूप को बताता है। यानी दोनों बात हम समझते हैं कि सभी लोग का अभी क्लियर होगा। एक बार फिर से सुनिए, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो संविधान सभा थे उस संविधान सभा में हमारे देश का नाम क्या रखा जाए, ये एकमत लोग नहीं थे। संविधान सभा के कई सदस्य कह रहे थे कि इसका नाम भारत रखा जाए, जबकि कई लोग थे कि नहीं इंडिया ज्यादा अच्छा नाम है। और जब सभी लोग एकमत नहीं हुए तो संविधान निर्माता ने एक ही बात में दोनों का नाम का प्रयोग किया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। और बिल्कुल आपका स्पष्ट हो गया कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नाम का प्रयोग किया गया है, इंडिया का भी, भारत का भी। आप जब परीक्षा दोगे तो बस इसी का लाइन आ जाएगा कि हमारे देश के लिए संविधान में प्रयुक्त नाम है इंडिया, भारत, दोनों, हिंदुस्तान। अब कई बच्चा इधर उधर कंफ्यूज होने लगता है
लेकिन आपको अनुच्छेद एक एकदम मन में जेहन में बैठ जाना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। और इसीलिए हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम का प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान का कहीं नाम का प्रयोग नहीं है। तो ये पहली बात तो हम लोग को एकदम क्लियर हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ शासन का स्वरूप क्या होगा, इस शासन के स्वरूप में भी अनुच्छेद एक कहता है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे शासन का स्वरूप ढांचा संघात्मक बताया गया है हमारे पहले अनुच्छेद में। संघात्मक का मतलब हमने आपको साफ साफ बताया है कि इसमें केंद्र में भी एक सरकार होते हैं, राज्य में भी एक सरकार होते हैं, दोनों को अपने अपने अधिकार होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं, विषयों का विभाजन होते हैं, लिखित संविधान की जरूरत होती है। ये संघात्मक की विशेषता है। फिर भी हमने आपको बताया था कि इसका ढांचा संघात्मक है, आत्मा एकात्मक है। राष्ट्रपति शासन से लेकर कई गुण आपको समझाए थे जो हमारे एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद एक कहता है कि राज्य का भी अपना हेड होगा, केंद्र का भी अपना हेड होगा और दोनों के बीच संघात्मक प्रणाली बनी रहेगी। और हम समझते हैं कि अनुच्छेद एक अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और हमारे संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत दोनों का वर्णन मिलता है। और हमारे देश में शासन के स्वरूप के रूप में एकात्मक के बदले ढांचा संघात्मक की चर्चा मिलती है, राज्यों का संघ की चर्चा मिलती है। और आपको बताया है कि यह संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका ने पहली बार संघात्मक व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन अमेरिका और भारत में अंतर है। अमेरिका का जो संघात्मक व्यवस्था है वो है अविनाशी, अविनाशी राज्य का, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। जबकि हम भारत की ओर ध्यान दें तो यहाँ विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। दोनों बात में अंतर है। इसको ठीक से जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश भारत की स्थिति है, इसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 2, 3, 4 ये देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि हमारे राज्य विनाशी है। विनाशी का सेंस है हम अपने राज्य का विनाश कर सकते हैं, राज्य को समाप्त कर सकते हैं, राज्यों की सीमा बढ़ा सकते हैं, राज्यों का नाम बदल सकते हैं। हमारे यहाँ राज्य विनाशी है, कभी 28 राज्य है, कभी 29 राज्य है, कभी 20 भी हो सकते हैं। हम लोग उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या इस परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, तो इसकी चर्चा भी हम लोग अनुच्छेद में सुनेंगे। लेकिन किसी भी उपाय के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा हमारा अविनाशी संघ है, देश को कोई विभाजित नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि देश को हम 2 टुकड़े में बांट दें, 3 टुकड़े में बांट दें। अविनाशी संघ है, देश नहीं बढ़ सकता, विनाशी राज्य है, राज्य बढ़ सकता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। न तो राज्य को वहां नाम बदला जा सकता है, न राज्य को वहां सीमा बदला जा सकता है। राज्य को आप कुछ नहीं कर सकते और देश को भी कुछ नहीं कर सकते। राज्य बढ़ाना भी है तो आप नए क्षेत्र खरीद करके राज्य बढ़ा सकते हैं, विनाश करके नहीं बढ़ा सकते। तो हम समझते हैं कि इंडिया का पहला अनुच्छेद जो हमारे संविधान का है, ये सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा। भारत इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग है और शासन का जो प्रारूप है संघात्मक प्रारूप है। और वो संघात्मक भी अमेरिका से किस प्रकार में अंतर है, आपको ये लाइन भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब यहां पे हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 2। पहला अनुच्छेद के बाद दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो बिल्कुल आसान है, किसी बच्चे को क्लियर हो जाए। दूसरा अनुच्छेद में साफ यह चर्चा किया गया कि संघ में हमारा जो भारत संघ है, देश है, इस भारत संघ में हम संसद को ये पावर देते हैं, दूसरा किसी को ये पावर नहीं है। संसद को ये पावर देते हैं जो नियम कानून द्वारा, विधि के द्वारा, नियम के द्वारा हमारे संसद किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य को संघ में या तो प्रवेश दे सकता है या उसका गठन कर सकता है। बात को सुनेंगे, अनुच्छेद 2 भी आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा और लगेगा भी नहीं भारी और एकदम याद हो जाएगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में किसी भी राज्य का प्रवेश या गठन कर सकता है। मतलब यहां पे फिर 2 बात हम लोग सुने। प्रवेश का मतलब जो राज्य अस्तित्व में नहीं है, भारत में वैसे नए राज्य भी आ सकते हैं अनुच्छेद 2 के द्वारा। उसके लिए संसद से ही पास होने पर वो आपका राज्य शामिल होगा, दूसरा किसी के इच्छा से शामिल नहीं हो सकता। या गठन की बात है तो ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री कह देंगे कि हम बंगाल के इस राज्य को शामिल कर लेंगे, बंगाल के मुख्यमंत्री कह देंगे कि हम 3 क्षेत्र छोड़ दिए, बिहार को दे देते हैं, इधर बिहारी ज्यादा है। राज्य के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा लोकसभा राज्यसभा करेगी। संसद अपने विधि के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा उसको जब पास करेंगे तभी उसका गठन, सीमा में परिवर्तन हो सकता है या नए राज्यों का भी प्रवेश हो सकता है। यहां से सवाल उठता है, नए राज्यों के गठन किसके द्वारा संभव है? तो उसमें ध्यान रखना है कि हमारा अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य का गठन संसद विधि के द्वारा संघ में किसी का भी गठन या प्रवेश कर सकता है।
यानी अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि के द्वारा संघ में किसी भी राज्य का गठन या प्रवेश दे सकता है। यानी यहां से पता चलता है कि हमारा संसद जिम्मेवार है किसी भी राज्य की सीमा के परिवर्तन के लिए या नए राज्यों के शामिल करने के लिए, ऐसा हमारा अनुच्छेद 2 कहता है। तो हम समझते हैं अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 ये सभी लोग का एकदम क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 3 की बात करें। अभी तक ये नहीं कह रहा है कि नाम तुम बदल सकते हैं, तो अनुच्छेद 3 इसकी बात करता है। अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो आप अनुच्छेद 3 के द्वारा उसकी सीमा को संसद बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, नाम भी बदल सकता है। यानी अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य के सीमा को बढ़ाना, घटाना, परिवर्तित करना या उसके राज्य के नाम में परिवर्तित करना का अधिकार अनुच्छेद 3 प्रदान करता है। और लास्ट अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 बहुत अच्छा से कहता है कि किसी राज्य का गठन अगर अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आप करना चाहते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कि राज्य में कोई सीमा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो अनुच्छेद 368 के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बिना इसके प्रयोग के ही सामान्य बहुमत से संसद में पारित करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए चारों अनुच्छेद एक बार बोलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भार चल रहा है, और धीरे धीरे हम जब रिवीजन करते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट सभी अनुच्छेद आपके मस्तिष्क में, मन में बैठ जाएगा। फिर परीक्षा में कोई भार नहीं लगेगा और सिर्फ एक ही उपाय है, समझते हुए याद करते चलेंगे तो आपका पॉलिटी आप सबसे आराम से बना पाए। पहला चीज आज के क्लास में हम लोग सुने कि संविधान के भाग 1 हम लोग शुरू किए, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 में हम लोग का कहा गया इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे संविधान में अपने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों नाम का प्रयोग किया गया है। ऐसा भारत विश्व का दुलरुआ कंट्री इकलौता है जिसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम अलग अलग है। अब भारत कहे तो हिंदी नाम है, इंडिया कहे तो अंग्रेजी नाम है। ऐसा विश्व में कंट्री खोजते रहोगे नहीं मिलेगा। ऐसा कोई लड़का क्लास में खोजो जिसका अंग्रेजी नाम अलग है, हिंदी नाम अलग है। हिंदी में मोहन है तो इंग्लिश में मोहन ही होगा। ये तो भारत है कि हिंदी में भारत है और अंग्रेजी में इंडिया है। ये तो बड़ा कमाल की बात। देश का नाम हिंदी इंग्लिश चेंज है, और कभी कभी सेंटर का ध्यान इस पर भी आ जाता है कि निम्नलिखित के किस देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसके नाम अलग अलग मिलते हैं, तो अपना ही देश है। अब हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान दें, शासन के स्वरूप भी पता चला कि संघात्मक ढांचा होगा। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि दूसरे अनुच्छेद की सहायता से संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य का नया का प्रवेश दे सकता है या पुराने राज्य का गठन कर सकता है। तीसरा नंबर हम लोग अनुच्छेद देखें, तीसरे अनुच्छेद से किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन हो सकता है या नाम में परिवर्तन हो सकता है। और चौथा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए नाम में बदलने के लिए, राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत से इसे किया जा सकता है। तो हम लोग इस लाइन को देखें तो पूरा लाइन क्लियर हो गया, आपका स्पष्ट हो गया। इजिप्ट में अब मिस्र नाम नहीं रहा, मेन नाम आपको कहीं मिस्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इजिप्ट ही अब मिलेगा। यहाँ इंडिया भारत का दोनों नाम आपका प्रयोग होता है, उसका पुराना नाम, नया नाम है। और इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप देखे भाग ये बताओ चारों अनुच्छेद लास्ट बार सुने, भारत और इंडिया दोनों का प्रयोग, संघात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग अनुच्छेद 1 है। संसद विधि के द्वारा नए राज्य का गठन या उसका हम लोग देखे नए राज्य का या तो गठन कर सकते हैं या कोई भी प्रवेश दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 2 कहता है। किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन, घटाना, बढ़ाना, नाम बदलना, ये अनुच्छेद 3 है। और चौथा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए किसी संविधान संशोधन के 368 की आवश्यकता नहीं है, संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकता है। ये बताओ चारों अनुच्छेद एकदम क्लियर है या नहीं? ओके लिखो, एकदम क्लियर है तो चारों एकदम याद हो गया तो ओके लिखिए। घर पे बैठ के थोड़ा रिवीजन मारते रहोगे, जब मन करे 1 से 2 3 4 अपना रिवीजन मार लिए, एकदम क्लियर हो गया। बहुत सुंदर, देखिए मैक्सिमम बच्चे ओके लिख रहे हैं, मतलब एकदम क्लास में बढ़िया ध्यान दिए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें एक बार फिर से देखिए, रंजन जी के जो है अनुरोध पर एक बार फिर से हो जाए। अनुच्छेद 1 भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 संसद विधि के द्वारा राज्य का गठन या प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 3 संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम बदल सकता है। और अनुच्छेद 4 ऐसा करने के लिए उसको अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, वो संसद में सामान्य बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, चारों अनुच्छेद देख लिए तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको सुने। जिस समय भारत को आजादी मिली, भारत इस रूप में राज्य थे, देखिए खूब बढ़िया से समझिए, अब मेन मजा आएगा। वो सब तो जो था बेसिक बात थी जिसको समझना सबसे जरूरी था। भारत के आजादी के समय अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे 500 से अधिक राज्य थे। आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री जो तत्कालिक थे, उन्होंने अपने पूरे प्रयास से कई छोटे राज्यों का बड़े राज्यों में विलय कराया। इस समय ना कोई केरल राज्य है, इस समय ना कोई गुजरात राज्य है, न इस समय कोई महाराष्ट्र राज्य है।
इस समय बड़े बड़े आप देख रहे हो, यही मैसूर राज्य है, ये देख रहे हो, ये आपका मध्य प्रेसिडेंसी अलग से है, हैदराबाद यहाँ देख रहे हो, ये पूरा गुजरात महाराष्ट्र जो देख रहे हो, ये बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जान रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश जो तुम देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश जो है यूनाइटेड प्रेसिडेंसी के नाम से है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब बन चुका था, ये सेंट्रल इंडिया के नाम से देखो ये है, सेंट्रल प्रोवेंसी के नाम से ये है, राजपुताना के नाम से ये है, अलग अलग सब आपके नामे मिल रहा है। अब इस समय राज्य तो बन गए, 1947 में हम लोग को आजादी मिली, आजादी के बाद राज्य बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या होने लगी, अब यहाँ के लोग गुजराती बोल रहे हैं, यहाँ के लोग मराठी बोल रहे हैं, अब मराठी और गुजराती में तालमेल ही नहीं है कि एक राज्य है और इस राज्य में द्विभाषी लोग हैं, काम करने में काफी दिक्कत, गुजराती ये नहीं समझते, ये मराठी नहीं समझते। आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की जो बात है, ये लगभग वही बात यहां पर भी है और यहां भी स्थिति उसी प्रकार की है और इसीलिए लोगों का एक डिमांड हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए ताकि एक राज्य में एक भाषा के लोग रहें और उससे उस राज्य में किसी को सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। और भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए सबसे ज्यादा हंगामा ये जो देख रहे हो, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। मद्रास के पूरा का पूरा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत हंगामा होना शुरू हुआ। कन्नड़, तमिल, तेलुगु बहुत ज्यादा भाषा के लोग प्रयोग कर रहे थे। ये पूरा यही मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी है। बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल से बिहार अलग, 1912 में हम लोग देखे ये अंग्रेज ही कर चुके थे। और यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बहुत जब हंगामा होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू कहे कि तो ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को उन्होंने कहा कि तब सही है, हल्का हैदराबाद का क्षेत्र लेके भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। मतलब यहां पर तेलुगु भाषा है तो एक राज्य में रहिए, तमिल है तो एक राज्य में रहिए, कन्नड़ है तो एक राज्य में रहिए। और ये पहली बार भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन अब सभी जगह हंगामा हो रहा है। राज्य भी 3 प्रकार के अ, ब, स, ड, आपको बताया था, एबीसीडी में बटा हुआ था 4 भाग। जवाहरलाल नेहरू एक और काम किए, क्या भाषा के आधार पर पहले तो आंध्र प्रदेश को 53 में बांट दी और फिर सोचे कि बांटना ठीक है या नहीं। तो उन्होंने 1953 में ही 3 व्यक्तियों का एक टीम बनाया और 3 सदस्यीय टीम की जिम्मेवारी दी कि आप बताइए राज्यों का गठन कैसे हो। हम लोग जो अंग्रेज बांट के गए हैं, जैसे राज्य एबीसीडी वैसे रहने दें, किस प्रकार से हम लोग राज्यों का गठन करें। और ये 3 सदस्य जो थे, इसमें आप लोग जानते हैं इसके जो अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर यह समिति है, फजल अली समिति कहते हैं इसको। इस समिति का नाम है फजल अली और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फजल अली समिति किस लिए बना, तो ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली समिति का गठन किया गया। और महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, फजल अली समिति 1953 ईस्वी में बन गए। अब फजल अली काफी बढ़िया गहरा अध्ययन किए और गहरा अध्ययन के बाद इन्होंने ही कहा कि जो 4 आयामी राज्य भारत में अंग्रेजों ने बनाया था, ABCD, ये 4 आयामी राज्य को समाप्त कर दिया जाए। जो आपको याद होगा 7वें नंबर भाग में, आपको याद होगा 7वें में चर्चा किए थे, जिसको 7वें संशोधन से हम लोग समाप्त भी किए थे। और फजल अली आयोग ने यही कहा कि हम भारत में राज्य बनाइए, ABCD नहीं, जो जहां ज्यादा खतरा है वहां डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में कर दीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके पहले कोई केंद्र शासित प्रदेश की कोई चर्चा नहीं चली। यानी क्षेत्र 2 प्रकार के होंगे, डायरेक्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक फजल अली आयोग का रिपोर्ट था और यही चीज 4 आयामी राज्य समाप्त करके इस समय डिसीजन दिया गया। फजल अली आयोग ने ही कहा कि भारत में अभी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। और इसी के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार सरकार जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया और इसी के रिपोर्ट के अनुसार से 7वां संविधान संशोधन की 1956 और उसमें ये 4 आयामी राज्य का कंसेप्ट भारत से समाप्त कर दिया गया। और यही 1956 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नया काम किया गया, राज्य पुनर्गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये पूरे कंप्लीट रूप से फजल अली का जो रिपोर्ट था उसी के आधार पर था कि राज्यों का पुनर्गठन, फिर से गठन कैसे किया जाए।
और इसी रिपोर्ट पर राज्य पुनर्गठन पर मुख्य रूप से जो उनके द्वारा दिया गया 1956 में हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। यहां से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश। राज्यों के गठन के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया? फजल अली आयोग। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग बना दिए। अब धीरे धीरे हम लोग राज्यों का विस्तार करते चले गए और 15वां राज्य के रूप में हम लोग मुख्य रूप से 15वां राज्य के रूप में जस्ट 1960 में ही हम लोग गुजरात को अलग कर दिए महाराष्ट्र से, क्योंकि आपको अभी हमने बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जा रहे थे। लेकिन एक तरफ गुजराती एक तरफ मराठी में दिक्कत हो रहे थे और 15वां राज्य कौन बना ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 15वां राज्य 1960 में गुजरात बना और आपको ध्यान रखना है इसमें मुख्य रूप से ये 15वां राज्य देखिए यहाँ पे 1960 की बात है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हो गए। 1956 की अगर आप मानचित्र देखना चाहते हैं तो पूरे में कई चीज 1956 में नए राज्य भी आपके उभर के सामने आए। केरल राज्य की स्थापना हुई, इस समय आपको यहाँ याद होगा मैसूर है और हल्का इसका हम लोग देखे थे बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसी से केरल बनाया गया, तमिलनाडु बनाया गया, कर्नाटक बनाया गया। आंध्रा तो 56 में ही आंध्रा सबसे पहले 53 में ही बना। 56 में इतने राज्य बन गए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अभी गोवा नहीं है। गोवा में अभी हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों का कब्जा है, भारत के अधिकार में गोवा नहीं आया। इस समय पुर्तगाल के कब्जा में है 1956 में भी, तो हम लोग उसकी बात भी करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 1956 की स्थिति नए राज्य का, साथ में हम लोग देखे कि ये गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 60 के बाद तब हम लोग एक्शन में आए, वही जो आप पूछे गोवा की बात। और इसके लिए 1962 में गोवा, दमन द्वीप इस सब में पुर्तगालियों को मार के भगाए। पुर्तगाली यहां पर सोचो गया है 1962, सबसे शुरू में आया, सबसे अंत में गया। और ये 1962 में हम लोग 61 में उसको भगाए, 62 में गोवा, दमन द्वीप ये सभी को हम लोग ठीक ठाक किए। लेकिन यहां पे गोवा को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। गोवा बहुत छोटा था, भारत का सबसे छोटे राज्य में देखिए गिनती होती है गोवा का। और इसीलिए गोवा को आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र कब हुआ, तो 61-62 में उसको हम लोग अधिकार में लिए। और पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब दिया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी गोवा 1987 में पूर्ण राज्य के रूप में डेवलप किया। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको गोवा से भी रह सकता है। धीरे धीरे हम लोग जरा ध्यान देंगे, आपको जैसे जैसे समय बीतते गया अंतिम रूप से 26वां, 27वां, 28वां, 29वां ये राज्य आपसे पूछे जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर को हम लोग देखे कैसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए, जिससे भारत में 28 राज्य अभी है। निर्माण जब हुआ था 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां और 29वां ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सभी राज्य 26वां, 27वां, 28वां 2000 ईस्वी का ही मुख्य रूप से ये है। 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बना। डेट भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। 26वां राज्य के रूप में आप जानते हो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है। 26 दिमाग में सेट रखें। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था और 28वां राज्य के रूप में झारखंड हो गया और 27वां राज्य उसी समय उत्तराखंड हो गया। 3 राज्य की स्थापना हुई और 2014 में तेलंगाना हो गया। तो राज्यों के गठन से ज्यादातर अनुच्छेद से ज्यादा प्रश्न यहां पे आपसे पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को 26वां राज्य के रूप में हम लोग गठन किए। 27वां राज्य का गठन किया कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। और 28वां राज्य का गठन सब लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया। और ये डेट एकदम याद चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर। और तेलंगाना हमारा 29वां राज्य के रूप में डेवलप है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ और 2 जून 2014 को हमारे तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई। और भारत में 29 राज्य चल रहे थे। लेकिन सभी को मालूम है कि हम लोगों ने क्या किया, 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा। और इस प्रकार 29 राज्य से हम लोग 28 राज्य पर चले आए, 28 राज्य पे चले आए। और फिर 26 जनवरी के भाषण में, 26 जनवरी 2020 के भाषण में हमारे मोदी जी ने कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली वो दोनों एक रहेगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग 2 बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इससे केंद्र शासित प्रदेश जो 9 हुए, इन दोनों के मिलने से 1 होकर फिर घट के 8 हो। और ये राज्यों की स्थिति आपने समझा।
मानचित्र के द्वारा आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठा लेना है। 1963 में देखिए नागालैंड की स्थापना हो रही है। इसी प्रकार मानचित्र में 66 में हरियाणा पंजाब से अलग राज्य की स्थापना हो रही है। इसी प्रकार हम लोग देखें 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य की स्थापना हो रही है। इसी प्रकार हम लोग देखें 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हो रही है। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएं तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य अभी डेट के साथ हमने लिख दिया, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये तीनों हम लोग देख लिए। 27वां, 28वां, 29वां आपको बता दिए। 27वां राज्य छत्तीसगढ़, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। 29वां हम लोग देखें तेलंगाना राज्य की स्थापना है और 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना 2014 2 जून को स्थापित हो गया। अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पे तेलंगाना राज्य की स्थापना के बाद अगर हम लोग चले तो अब ये पूरा मानचित्र से हमने प्रयास किया कि आपको कब कौन सा राज्य बना ये आपका क्लियर हो गया। रजनीश जी 14 नवंबर 2002 कर रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिए गलत है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2002 में कोई राज्य की स्थापना नहीं है। हम लोग सीधा 2000 में 3 राज्य देखे, उसके बाद हम लोग देखे कि 2014 में तेलंगाना बना और फिर हम लोग देखे जम्मू कश्मीर 19 की बात है, 20 की बात हम लोग देखे 2 केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया गया, दमन दीव, दादर नगर हवेली। अब जरा ध्यान दीजिए, एक कभी कभी अच्छे परीक्षा में नाम परिवर्तन एसएससी वगैरह में पूछ दिया करता है। नाम परिवर्तन एक बार सुन लेंगे तो हम समझते हैं भाग 1 आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो। नाम परिवर्तन 1950 ईस्वी में आजादी के बाद पहली बार नाम बदला संयुक्त प्रांत का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा सबसे पहले किस राज्य का नाम बदला गया। अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके तो संयुक्त प्रांत का नाम सबसे पहले बदला गया और इसी का नाम उत्तर प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश करके कोई राज्य नहीं थे, संयुक्त प्रांत थे, वही उत्तर प्रदेश हो गए। 1969 में मुख्य रूप से मद्रास जो देख रहे हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी से तमिलनाडु राज्य बना। पहले मद्रास प्रेसिडेंसी है, तमिलनाडु राज्य बना। भाषा के आधार पर आंध्र पहले बन चुका है। फिर हम लोग देखें 1973 की बात करें, कर्नाटक आपका मैसूर से बनेगा। मैसूर से कर्नाटक राज्य का स्थापना हुआ, मतलब नाम बदला, मैसूर से कर्नाटक हो गया। फिर हम लोग चले तो 2006 में आप लोग जानते हैं उत्तरांचल का ही नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। 2006 में उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया। इसी में हम लोग देखें 2006 में ही पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया। राज्य में अगर हम लोग और चले तो अंतिम मेन 2011 में है, उड़ीसा राज्य का नाम बदल करके उड़ीसा ही किया गया, लेकिन उसको ओडिशा कहते हैं, ओडिशा। ये नाम में परिवर्तन। तो कभी कभी नाम में परिवर्तन से भी प्रश्न आता है, कब कौन राज्य की स्थापना हुई, नाम में क्या परिवर्तन हुआ। हमारे भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता, 2 क्या कहता, 3 क्या कहता, 4 क्या कहता और 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक यही हमारे भाग 1 में है। इतनी बात अगर एकदम क्लियर है तो आपका भाग 1 कंप्लीट हो। अब अगले क्लास में भाग 2 पढ़ेंगे। धीरे धीरे पॉलिटी आपका एकदम मजेदार हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सीख रहे हो और मेहनत करके इसको ठीक ठाक करोगे, बहुत आनंद आए। चलिए, अब आपको कुछ बात है राजीव जी?